हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जो पॉइंट्स थे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिणाम उसके हुए, ठीक। और फिर उसी कड़ी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पुनर्निर्माण में कौन सी दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, दो महाशक्तियों से यहाँ आशय है कि यहाँ पर कौन से दो देश, ठीक, समृद्ध रूप से आगे आए, ठीक। तो एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ, ठीक। उसके बाद फिर युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, यानी कि जो युद्धोत्तर घटनाएं थी, यानी युद्ध के बाद कौन से देश, मतलब यूरोप की कंट्रीज को कौन से दो सबक मिले, ये हम लोगों ने जाना, ठीक। और फिर उसके बाद दो ब्रिटेन वुड्स की, जिन्हें दो युवा संतानों के बारे में जिन्हें जाना जाता है, एक IMF और एक विश्व बैंक, ठीक। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में, हमारा लास्ट टॉपिक ये था, ठीक। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि विश्व बैंक और IMF की क्या भूमिका है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व बैंक और ठीक है। अब 1947 ईस्वी में विश्व बैंक और IMF, ठीक, ने औपचारिक रूप से अपना कार्य आरंभ कर दिया था, ठीक। और इस संस्थानों के निर्णय प्रक्रिया में पश्चिम और औद्योगिक देशों का नियंत्रण बना था। इन देशों में अमेरिका को विश्व बैंक और IMF के किसी भी निर्णय की वीटो करने का अधिकार था। अब यहाँ पर एक शब्द आता है वीटो। अब वीटो क्या है? वीटो पावर किसी देश के पास, एक देश के पास होती है जिस पर वे प्रमुख निर्णय इन संस्थानों पर ले सकता है, ठीक। लास्ट जैसे हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र में हम लोगों ने एक जो संस्था दी, ठीक, उसमें बहुत सारे देशों के पास, 5 देशों के पास वीटो पावर्स थी। वीटो पावर्स यानी कि जो प्रमुख निर्णय में जो उसकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक वे चीज पास नहीं हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर जो वीटो पावर थी वो किसे मिली हुई थी? विश्व बैंक में अमेरिका को, ठीक। और फिर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है, ठीक। और ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित होती है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारत की मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा होता है। उस समय $1 की कीमत 35 और सोने के बराबर निश्चित की गई, ठीक। और अब अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था क्या है? और आप अक्सर पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि रुपया जो हमारा हो गया वो डॉलर के मतलब डॉलर के अकॉर्डिंग कितना, मतलब कितना गिर गया या कितना बढ़ गया, लगातार घटता बढ़ता रहता है, ठीक। तो ये सभी चीजें जो है ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक। जिसमें हमारा जो रुपया है वो डॉलर के कितने बराबर है, ठीक। ये सभी चीजें हम मौद्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उसे देखा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, ठीक। तो जिसमें 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार का विकास हुआ। तो अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार का विकास, यानी इन दो, मतलब इन दशकों के बीच में
1950 से लेकर 70 के बीच में जो विश्व व्यापार का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि जो विश्व में जो अनेक देशों के बीच में व्यापार या बिजनेस रिलेशन जो थे वो किस प्रकार से डेवलप हुए। ठीक, 1950 से 1970 के मध्य विश्व व्यापार के विकास में 8% वार्षिक से भी अधिक रहे। इस दौरान विश्व में आय लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी और 5%। इसी के साथ इन दशकों में तकनीकी उद्यम के सारे विश्व में प्रसार हुआ। ठीक, और संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक पूंजी निवेश की गई। ठीक, तो इसमें विकास किस आधार पर हुआ कि औद्योगिकी का विकास हुआ और संयंत्रों का विकास हुआ, उपकरणों का विकास हुआ। में जो सभी कंट्रीज जो इसमें जो विकास की ओर अग्रसर थी, ठीक, उसमें कई प्रकार से जो औद्योगिकीकरण का विकास हुआ और संयंत्रों व उपकरणों की नई नई तकनीकी को लोगों ने अपनाया और उसको उसके माध्यम से उसका व्यापार में उसका प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी अधिकांश उपनिवेशों का स्वतंत्र होना और IMF एवं विश्व बैंक का विकासशील देशों पर ध्यान। ठीक, तो युद्ध के आगे 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका में अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। तो युद्ध के आगे 2 दशकों में, यहाँ पर युद्ध से आशय है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद एशिया और अफ्रीका में अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। तो इन युद्धों के बाद जो अधिकांश राष्ट्र थे वे अब स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक, और लेकिन इन देशों में अभी भी गरीबी थी और यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधनों की कमी थी, परंतु स्वतंत्र तो हो गए थे, परंतु स्वतंत्र होने के साथ साथ इनमें अपने आप को अभी बहुत सक्षम बनाना बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसके लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? विश्व बैंक का सहारा लिया और दीर्घकालीन तक के औपनिवेशिक शासन के कारण उनके समाज और अर्थव्यवस्था की काफी अव्यवस्थित हो चुकी थी। तो IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक राष्ट्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया था। ठीक, इसका गठन इसी के मतलब यही सिद्धांत रखा गया था कि जो कमजोर देश या जिनके पास संसाधनों की कमी है उन देशों को समृद्ध बनाने के लिए हम उनकी सहायता करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, और ये दोनों संस्थान पहले रह चुके उपनिवेशों में व्याप्त निर्धनता की समस्या और विकास में कमी से निपटने में भी दक्ष नहीं थे। दूसरी ओर जिस प्रकार जापान और यूरोप ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया, उसे देखते हुए यह उपनिवेश रह चुके देश यानी IMF और विश्व बैंक पर अधिक निर्भर भी नहीं रहना चाहते थे। ठीक, और इस कड़ी में देखा गया कि युद्ध के बाद जापान व यूरोप, ठीक, तो यूरोप की अनेक कंट्रीज हैं और जापान अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए अनेक कार्य किए थे और वे अब IMF की सहायता नहीं भी चाहते थे। ठीक, और उस पर क्योंकि निर्भर नहीं रहना चाहते थे, उससे कर्ज नहीं लेना चाहते थे। ठीक, इसी कारण 50 के दशक के अंतिम वर्षों में ब्रिटेन वुड्स संस्थान यानी विकासशील देशों पर पहले से भी अधिक ध्यान देने लगे थे। ठीक, और इसी का परिणाम यह था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक थे, ये विकासशील देशों पर यानी जो विकास की ओर अग्रसर है, जहां पर बहुत अत्यधिक आबादी है, जो कृषि पर निर्भर है वर्तमान समय में, तो ये आइडियोलॉजी रखी गई कि हम सबसे पहले उन राष्ट्रों की मदद करेंगे जो विकास की ओर अग्रसर है, यानी जो अपने आप को समृद्ध बनाना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद अल्प विकसित नौ स्वाधीन देशों की अर्थव्यवस्था और इसके बाद ब्रिटेन व फ्रांस पर नियंत्रण। ठीक, तो अल्प विकसित 9 स्वाधीन देशों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुई और ब्रिटेन और फ्रांस पर नियंत्रण किस प्रकार से किया गया, ये डिस्कस करते हैं। तो 9 स्वाधीन देशों के रूप में अपने देश की जनता को निर्धनता और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता लेनी पड़ी जिन पर अब उन्हीं
साम्राज्यवादी व उपनिवेशी देशों का वर्चस्व था। ठीक, तो नौ स्वाधीन देशों यानी कि जो अभी वर्तमान समय में स्वाधीन यानी स्वतंत्र हुए हैं और नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ठीक, तो नौ स्वाधीन देशों के रूप में अपने देश की जनता को निर्धनता व पिछड़ेपन यानी अपने कंट्री में जो निर्धनता फैली हुई है या पिछड़ापन जो है, ठीक, उससे उभारने के लिए या उससे बाहर निकालने के लिए इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ठीक, अब उन्हीं साम्राज्यवादी व औपनिवेशिक देशों का वर्चस्व था। इस प्रकार औपनिवेशीकरण अनेक साल व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कितने ही नव स्वाधीन देशों की अर्थव्यवस्था पर पहले रही औपनिवेशिक शक्तियों पर नियंत्रण बना हुआ था। ठीक, और उसी में जो बहुत से कंट्रीज ऐसे भी थे जहां पर अभी भी वहां की अर्थव्यवस्था पर जो औपनिवेशिक शासनों का नियंत्रण हो रखा था। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखें तो भारत की अगर बात करें तो उस समय भारत में भी ब्रिटेन का वर्चस्व था, या जो भी व्यापारिक निर्णय थे वो ब्रिटेन के माध्यम से यानी औपनिवेशिक शासनों के की तरफ से लिए जाते थे और भारत पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक, और पहले रही औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था। जो देश पहले ब्रिटेन व फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कहीं उनका राजनीतिक रूप से वर्चस्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संस्थान जैसे खनिज संपदा, जमीन पर अभी तक ब्रिटिश व फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ था। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या रोल था ये डिस्कस करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जहां पर बहुत सारे राष्ट्र है ना, बहुत सारे राष्ट्र एक जगह यहाँ